पानी के बाद सबसे ज्यादा उपभोग किया जाने वाला कोई प्राकृतिक संसाधन है तो वो है रेत। नमस्कार, मैं हूं चक्रेश और आप देख रहे हैं प्राथमिक मीडिया का यूट्यूब चैनल। ये रेत जो आपको कभी काली, मटमैली और भूरी दिखाई देती है, दरअसल वो अब लाल हो चुकी है। ये रंग रेत को खून से मिला है। ये उन लोगों का खून है जो रेत माफिया की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और इन्हें मजबूती देने में मध्य प्रदेश सरकार की भी अपनी भूमिका है। आदमी बोलते गोली चल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर, हम लोग भी डरते हैं, अपने बाल बच्चे वाले हैं। ये सिर्फ आरोप नहीं है, हम इसके सबूत भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले दर्शकों की धुंधली हो चुकी यादों को थोड़ा ताजा कर देते हैं। 25 नवंबर 2023 रेत माफियाओं ने पटवारी प्रसन्न सिंह की ब्योहारी में हत्या कर दी। वो सोन नदी में होने वाले अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सक्रिय थे। 14 मार्च 2024 शाजापुर, जब अवैध खनन पर कार्रवाई करने खनिज विभाग की टीम पहुंची, तब उन पर पत्थरों से हमला हुआ और उनका भी खून बहा। दो अप्रैल 2024 थाना बिजौली, ग्वालियर, जहां भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की प्रशिक्षु महिला अधिकारी अनु बेनीवाल की लोकेशन ट्रेस करने वाले व्यक्ति को उसकी कार से गिरफ्तार किया गया था। यह व्यक्ति खनन कारोबार से जुड़ा हुआ था और इसके 9 डंपर थे। ये एक व्हाट्सएप में लोकेशन नामक ग्रुप में प्रशिक्षु आईपीएस की लोकेशन शेयर कर रहा था। 5 मई 2024 शहडोल, रेत माफियाओं ने एएसआई महेंद्र बागरी को अवैध रेत ढो रहे ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। 30 मई 2024 मुरैना, जहां पत्थर खनन माफिया ने टीआई को जान से मारने की कोशिश की। और 5 जून 2024, जी हां, कुछ ही दिनों पहले जबलपुर, जहां अवैध रेत खदान धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन एफआईआर 3 अज्ञात लोगों पर की गई। पिछले दिनों हमारे पत्रकार नील तिवारी और कैमरामैन फैज ने जबलपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर सिलुआ ग्राम पंचायत में नर्मदा नदी के भीतर से निकाली जाने वाली रेत के अवैध उत्खनन से जुड़ी जानकारी जुटाई। सिलुआ गांव के लोग नर्मदा नदी से निकाले जाने वाली रेत के परिवहन से बेहद परेशान हैं। उनकी परेशानी का सबब रेत ढोने वाले वो डंपर हैं जिनकी आवाजाही का कोई समय नहीं है। इन डंपरों की वजह से गांव की मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है और गांववासी इन डंपरों के आवागमन के चलते अपनी और अपने बच्चों की जान को लेकर बेहद चिंतित हैं। समस्या हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा खराब है, समस्या की पूरी रोड खत्म हो गई है। आदमी नहाने जाता है, वापस आ जाता है देख के रोड। बोलते सरपंच तुम क्या कर रहे? सरपंच कर रहे तो करे क्या कर रहे भाई? जब रोटी खराब हो रही, रात दिन डंपर निकल रहे, तो हम सरपंच सचिव क्या कर लेगा वहाँ? आदमी बोलते गोली चल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर, हम लोग भी डरते हैं, अपने बाल बच्चे वाले हैं। वो भी डरता है, बेचारा अपने गांव में आके नौकरी कर रहा है। तो यहाँ पर कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। तुम कहीं भी शिकायत कर दो, चाहे कलेक्टर के पास कर दो, आप कुछ नहीं होगा। कुल मिला के पंचायत की भी बात नहीं सुनी जा रही, कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पर। ग्राम सिलुआ के सहायक सचिव धनंजय शर्मा कहते हैं कि प्रशासन से जब अवैध रेत उत्खनन की शिकायत करो तो उन्हें भी धमकियां मिलती हैं। हो रहा है, इसके कारण सड़कें भी खराब हो रही हैं। इसका पंचायत क्या विरोध कर रही है और क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, पंचायत निरंतर विरोध कर रही है। ग्राम पंचायत में मां नर्मदा घाट सिलुआ में अवैध उत्खनन निरंतर चल रहा है, जिसका हम विरोध एवं ग्रामवासियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन निरंतर किया जा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। बड़ा दुख का विषय है, चूँकि आपने खुद देखा, वहाँ सीसी रोड, पुलिया और सुदूर सड़क ग्राम पंचायत की पूर्ण रूप से ध्वस्त की जा चुकी हैं। इसकी हमने लिखित में शिकायत पूर्व में भी और अभी भी हमने माइनिंग विभाग को, प्रभारी महोदय जी को सूचना दी और हम फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन माइनिंग विभाग प्रभारी के द्वारा बोला जाता है कि हमारी सब टीम वहां जांच कर रही। जब वहां जाके देखते हैं तो कोई टीम नहीं आती और फिर उसके बाद अगले बार जब हम फ़ोन लगाते हैं तो माइनिंग प्रभारी फ़ोन नहीं उठाते। अब हम इससे क्या अनुमान लगाएं, हम किसके पास जाएं? हम लोग निरंतर शिकायत कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत की परिसंपत्तियाँ पूर्ण रूप से चौपट हो रही हैं और चौपट होने के साथ ग्रामवासियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ये रात को पूरे अस्त्र शस्त्र से लैस होकर आते हैं
हैं और अपने वाहनों को रवानगी देते हैं, जिससे इन्हें कोई कुछ ना बोल पावे। इस बात को हम प्रशासन तक भी हमने पहुंचाया और माइनिंग प्रभारी जी को भी हमने ये बात बताई है। माइनिंग प्रभारी जी बोलते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये वहाँ जब माल उठा लेते हैं, फिर अगले दिन खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं और एक पंचनामा बनाकर चले जाते हैं, और उसी दूसरे दिन फिर से रेत का उत्खनन होने लगता है। अभी ये पता चला है कि जब आप माइनिंग प्रभारी या किसी अधिकारी को कंप्लेंट करते हैं तो आप लोगों को धमकियां मिलती हैं उसके बाद? बिल्कुल मिलती हैं, बिल्कुल हम लोगों को बोला जाता है। और ग्राम पंचायत की रोड, सुदूर सड़क, यदि वरिष्ठ अधिकारी यहाँ विजिट करेंगे तो वो ग्राम पंचायत से पूछते हैं कि कैसे ये ध्वस्त हुई हैं। तो ये हाईवा और बड़े बड़े डंपर जो लेके जा रहे हैं, उससे पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत की रोड ध्वस्त कर दी गई है। अभी आपने माइनिंग अधिकारी के अलावा और किस किस को शिकायत? माइनिंग प्रभारी के साथ हमने गौर चौकी थाना बरेला में भी सूचना दी है, और हमने एक कलेक्टर जबलपुर जी को भी एक पत्र दिया है, और हमारी एक ही मांग है कि अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए। नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले इन अवैध रेत उत्खनन करने वालों का वीडियो हमारे पत्रकार नील तिवारी और कैमरामैन फैज ने अपनी जान जोखिम में डालकर बनाया है, क्योंकि जो माफिया प्रशासन को कुछ नहीं समझता वो पत्रकारों को क्या ही समझेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर किसी खबर को कोट करते हुए आप टेलीविजन के बड़े बड़े चैनल्स का नाम छाती चौड़ी करके लेते हैं, तो अपने शहर के हमारे जैसे छोटे चैनल्स का नाम भी ले लिया करें, जो सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि पूरी रिसर्च करके आप तक सटीक रिपोर्ट तथ्यों के साथ लाते हैं। खैर, हमारे पत्रकारों को देखकर गांव वालों ने वहां की जर्जर हो चुकी सड़कों को दिखाया और रेत माफिया को जमकर कोसा। इनकी बातों से पता लगा कि रेत माफिया के लोग भी बड़े शातिर हैं, क्योंकि जब गांव वाले रात में डंपरों की आवाजाही पर कोई आपत्ति लेते हैं तो रेत माफिया उन्हें नदी के घाट में चल रहे सरकारी काम की दुहाई देता है। वो काम जिसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। घाट में एक अकेला पिलर कई सालों से खड़ा हुआ है, जो शायद नदी पर पुल बनाने के लिए खड़ा किया गया है। लेकिन क्या एक पिलर पर पूरा पुल खड़ा हो जाएगा? और अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो इस पुल को बनने में न जाने और कितने साल लगेंगे। हमारे पत्रकारों ने नदी में चल रहे इस अवैध रेत उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग को भी दी, जिस पर उन्होंने बड़ा मासूम सा जवाब दिया। जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त जांच दल का गठन किया गया है, जिसमें जिले भर में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार खनिज, पुलिस और राजस्व विभाग द्वारा जिले के प्रत्येक तहसील में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आपके द्वारा बताया गया है वर्गीय क्षेत्र में कहीं शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनका भी निरीक्षण किया जाकर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। वर्गीय क्षेत्र अंतर्गत सालीवाड़ा, सिलुआ, झपनी और पारा में खदान वैधानिक रूप से संचालित हैं, जिसमें जबलपुर जिले में माइनिंग कॉरपोरेशन के वैध ठेकेदार द्वारा खदान का संचालन किया जा रहा है। उसके उपरांत भी अगर वहाँ से कोई शिकायतें प्राप्त हो रही तो उसकी भी अतिशीघ्र जाँच कराकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सगरा, झपनी, पारा, सालीवाड़ा, इनमें वैध खदानें संचालित हैं जो जिले की सूची में सम्मिलित हैं, और उनमें संचालित नियमानुसार कार्य संचालित किया जा रहा है। अब आते हैं उस बात पर कि रेत माफिया को मजबूत करने में मध्य प्रदेश सरकार का हाथ कैसे है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खनिज नीति 2010 से। अब जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उसके लिए स्क्रीन पर आपका ध्यान आवश्यक है, क्योंकि जो सबूत मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपको स्क्रीन पर दिखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खनिज नीति 2010 के हिंदी अनुवाद से। आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रस्तावना में जो 12 अलग अलग हेडलाइंस दी हुई हैं, इसमें काम की जो चीज है मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। इसमें है खनिज प्रशासन को मजबूत करना। अब पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि राज्य में खनिज प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए ई प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की जाएगी। दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, राज्य में खनिज प्रशासन को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए ई प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की जाएगी। इससे संबंधित जानकारी सार्वजनिक डोमेन में डाली जाएगी ताकि निवेशकों को आसानी से जानकारी मिल सके। अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों की स्थापना की जाएगी खनिज प्रशासन की कुशलता के लिए। इसके अलावा खनिज विभाग के कर्मचारियों को वैज्ञानिक और व्यवस्थित दोहन के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, नवीन तकनीकें सिखाई जाएंगी। खनिज प्रशासन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रक्रिया को कंप्यूटराइज किया जाएगा और सभी कार्यालयों को ई गवर्नेंस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। तीसरा पॉइंट है अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम और नियंत्रण। इसे रोकने के लिए यहां पर आप देखेंगे कि प्रभावी निरीक्षण और निगरानी प्रणाली की स्थापना की जाएगी। खनिज परिवहन की निगरानी के लिए खनिज परिवहन के सभी दस्तावेजों को कंप्यूटराइज किया जाएगा
अवैध खनन के मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अवैध खनन से निपटने के लिए एक सख्त दंड नीति अपनाई जाएगी। इसके अलावा जो छठवां पॉइंट है उसमें वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन की किस तरह से खनन करना चाहिए, उसके लिए भी नियम दिए हुए हैं। एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि खनिज निक्षेप क्षेत्रों में भूमि उपयोग की योजना तैयार की जाएगी ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा जहां जहां खनन गतिविधियां होंगी उनके आसपास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। खनन क्षेत्रों में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ये मैं खनिज नीति 2010 की बात कर रहा हूं। पर्यावरण के बारे में भी इसमें दिया हुआ है कि खनिज रियायतों के लिए पर्यावरण और वन विभाग से सभी आवश्यक स्वीकृतियां लेनी पड़ेंगी, प्राप्त की जाएंगी, और खनन गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाएगा और उसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं इसमें और भी जानकारी दी हुई है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। ये मिनरल पॉलिसी 2010 है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश मिनरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। अब चलते हैं आगे। ये आपने हिंदी अनुवाद देख लिया। अब आते हैं हम खनिज साधन विभाग मध्य प्रदेश शासन की रेत खनन नीति 2015 मध्य प्रदेश। अब इसमें भी कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने मिलेंगी। इसमें हम आते हैं एक तीसरे नंबर का पेज, जिन्होंने स्कैन कर दिया है सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हुए, और ये मैंने ई खनिज जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड किए हैं डॉक्यूमेंट। आप भी जाकर देख सकते हैं, मैं उन वेबसाइट की लिंक दे दूंगा ताकि आप ये डॉक्यूमेंट्स देख सकें। तीसरा पॉइंट है, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम को रेत खदानों से 10 किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य रेत खदान, उत्खनन अनुज्ञा, व्यापारिक खदान स्वीकृत नहीं किए जाने के वर्तमान प्रावधान को समाप्त किया जाएगा। तो इस पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है आगे के लिए, मतलब पिछली पॉलिसियों में ऐसा नहीं था, उसके बाद अगली पॉलिसी में ये बदलाव किया गया। अब इसमें आते हैं पेज नंबर 4 में। वर्तमान में रेत खनिज की खनन संक्रिया हेतु ये प्रावधान है, ये 2015 की बात कर रहा हूं मैं, कि सतह से 3 मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, रेत खनिज का उत्खनन किया जा सकता है। ऐसा उत्खनन नदी नाले के पानी के भीतर नहीं किया जाएगा। अब ये तो हमारे जो विजुअल्स आपने देखे, आपको समझ में आ रहा होगा कि रेत कहां से निकाली जा रही है। अब इसके अलावा इसमें और भी जो चीजें दी हुई हैं उसमें आते हैं, ग्रामीण जनों को स्वयं के निर्माण कार्य में रेत खनिज की उपलब्धता निकटस्थ संचालित खदान क्षेत्र से निःशुल्क दी जाएगी। इस प्रकार की आवश्यकता सुनिश्चित किए जाने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का होगा। अब आगे आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे ग्राम पंचायत को जो शक्तियां दी गई थी वो कैसे वापस ले ली गई हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मध्य प्रदेश रेत खनन नीति 2017 में। 2017 में आई और देखिए कि दूसरे बिंदु में नीति का जो उद्देश्य है उसमें तीसरा पॉइंट दिया गया कि नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाएगा। तीसरे ही पॉइंट में रेत खनन नीति 2017 में दिया हुआ कि पूर्व से घोषित एवं असंचालित रेत खदानों के संचालन का कार्य यथास्थिति ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकाय द्वारा स्वयं किया जाएगा। इन खदानों का ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय द्वारा ठेका दिया जाना प्रतिबंधित रहेगा। पांचवा जो पॉइंट है, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय द्वारा रेत खदान का संचालन अनुमोदित खनन योजना अनुसार किया जाएगा। उसके बाद 13वें नंबर का जो पॉइंट है, ऐसे जिले जिनमें जहां पर 20 या अधिक रेत खदानें हैं उन जिलों में संविदा आधार पर रेत प्रबंधक की नियुक्ति की जाएगी। आगे चलते हैं। पॉइंट में खदानों की जियो फेसिंग, वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग एवं सॉफ्टवेयर का विकास खनिज साधन विभाग द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अभिमत प्राप्त कर किया जाएगा। ये जो एक पहल है ये 2017 में इसकी बात की गई है, लेकिन उस पर 2024 तक क्या स्थिति है वो हम सब जानते हैं और आप देख रहे हैं। एक और जो चीज की गई थी वो ये कि रेत प्राप्त एवं परिवहन करने की प्रक्रिया जो है वो इस तरह से दी गई थी कि जिस व्यक्ति को, व्यापारी को चाहिए वो सुविधाजनक खदान का चयन करे, सॉफ्टवेयर पर कितनी रिक्वायरमेंट है उसे रेत की वो डाल दे, निर्धारित शुल्क जमा कर दे, वाहन का नंबर, ड्राइवर का मोबाइल नंबर और खदान पर पहुंचने का समय डाल दे। अब इसको सॉफ्टवेयर जो है वो टैली करके जो रेत आएगी उससे जो इनकम हो रही है गवर्नमेंट को, उस सब का लेखा जोखा डिजिटली रख लिया जाता अगर
इस तरह की प्रक्रिया 2017 के बाद अपनाई जाती। हालांकि ई खनिज जो वेबसाइट है उसमें इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। खदानों की जो जियो टैगिंग होती है वो अभी तक कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है, या हो सकता है ये जानकारी खनिज विभाग के पास हो लेकिन वो आमतौर पर आम लोगों के साथ साझा नहीं की जाती है। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित 17 सितंबर 2018 को ये पब्लिश किया गया। खान एवं खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम 1957 के अंतर्गत उसमें बताया गया कि इस नियम का नाम मध्य प्रदेश रेत नियम 2018 है। और इसी नियम में आगे हम चलते हैं। ये नियम वैसे तो कई पेजेस में है लेकिन आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं कि इसमें जो तीसरी साइड हेडिंग है प्रतिषेध, रेत के संबंध में निम्नलिखित प्रतिषेध लागू होंगे। ग्राम पंचायतों नगरीय निकायों को संचालन के लिए दी गई किसी रेत खदान का ठेका नहीं दिया जाएगा। यह बात 2018 में भी कही गई। उसके बाद कहा गया कि भंडारण स्थल एवं खदान पर बिना जीपीएस अथवा विहित अनुसार समकक्ष तकनीक के यंत्र स्थापित वाहनों का राज्य शासन द्वारा अधिसूचित तिथि के पश्चात प्रवेश वर्जित होगा। लेकिन खदान पर जीपीएस ट्रैकिंग वाले वाहन कब जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं या नहीं भी पहुंच रहे हैं, ये कब हुआ है ये देखा तो नहीं गया है। फिर जो 5वां पॉइंट है, निम्नलिखित क्षेत्रों से रेत निकालने अथवा हटाने पर प्रतिबंध रहेगा। ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं ये 17 सितंबर 2018 का है और सेम चीज 30 अगस्त 2019 के डॉक्यूमेंट में भी आपको मिलेगी जो मध्य प्रदेश का राजपत्र है। और उसमें भी मैं आपको सेम चीज दिखा देता हूं कि उन्होंने पांचवा जो बिंदु है भारत सरकार द्वारा जारी सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016 में उपबंधित किए गए अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र से रेत निकालना अथवा हटाना प्रतिषिद्ध होगा। अब बहुत ध्यान से इसको देखिए क्योंकि आगे इस नियम के साथ बहुत गंभीर छेड़छाड़ की गई है। पहला पॉइंट है किसी पुल से 200 मीटर के भीतर। दूसरा पॉइंट है किसी जल प्रदाय योजना या जल संसाधन योजना के 200 मीटर धारा के प्रतिकूल अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के भीतर। राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेलवे लाइन के किनारों से 100 मीटर के भीतर। किसी नहर, जलाशय या भवन से 50 मीटर के भीतर। राजकीय राजमार्ग के किनारों से 50 मीटर तथा अन्य ग्रामीण सड़क के किनारों से 10 मीटर के भीतर। कोई भी क्षेत्र जो कि बाढ़ नियंत्रण हेतु निर्मित किए गए हैं से निर्धारित दूरी के भीतर। सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के स्थल से 200 मीटर अथवा अधिनियम नियम में यथा उपबंधित दूरी के भीतर। ऐसे क्षेत्र जो कलेक्टर द्वारा पर्यावरणीय या अन्य कारणों से प्रतिषिद्ध घोषित किए गए हैं। 6वां नंबर दिया गया कि नर्मदा नदी में स्वीकृत रेत खदानों से मशीनों द्वारा रेत खनन, लदान, लोडिंग तथा भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे अध्याय 2 में रेत खदानों का सीमांकन। कलेक्टर प्रदेश की नदियों या अन्य स्थानों पर नवीन रेत वहन क्षेत्रों की पहचान करेंगे। डीजीपीएस सर्वेक्षण करवाया जाएगा तथा इसकी अवस्थिति राजस्व नक्शे में अक्षांश तथा देशांश सहित चिन्हित की जाएगी। आगे देखते हैं 6वीं जो हेडिंग है घोषित रेत खदानों में उपलब्ध मात्रा का प्राक्कलन। अब इसमें एक जो तीसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। रेत खदानों में सतह से 3 मीटर तक की गहराई अथवा जल स्तर तक इनमें से जो भी कम हो खनन की अनुमति वैधानिक है। अतः मात्रा का प्राक्कलन करते समय अधिकतम 3 मीटर की गहराई तक ही खनन योग मात्रा को माना जाएगा, एक आधार माना जाएगा। मतलब 3 मीटर की गहराई तक आप खनन कर सकते हैं और जब आप प्राक्कलन करेंगे भाई कितनी मात्रा में वहां पर रेत मिल सकती है तो सिर्फ 3 मीटर की गहराई तक ही आप खनन योग मात्रा को आधार। ये हम बात कर रहे थे 30 अगस्त 2019 को जो नियम का प्रकाशन किया गया है। अब हम आते हैं 26 मई 2023 को जो संशोधन किए गए हैं उन संशोधनों को आप देखिए। सबसे पहला संशोधन आप देखिए कि इन नियमों में जहां ठेकेदार प्रयुक्त हुआ है अब उन्हें एमडीओ कहा जाएगा। अब रेत के ठेकेदार नहीं होते, अब माइन डेवलपर कम ऑपरेटर होते हैं। नियम 3 में कहा गया है
रेत खदानों के समूह के एमडीओ द्वारा रेत खनन विभिन्न वैधानिक अनुमतियों के अधीन होगा। अब ये जो नियम 3 में ये जो नियम 5 जो है वो आइए देखते हैं कि नियम 3 में क्या दिया हुआ था। नियम 3 में आइए और ये देखिए नियम 3 में जो नियम 5 जो था, जिसमें ये सारे कायदे बताए गए हैं कि कहां से आप रेत नहीं निकाल सकते हैं, उस नियम को 2023 26 मई 2023 के संशोधन में उस नियम के यानी उस उपनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम को स्थापित कर दिया कि रेत खदानों के समूह के एमडीओ द्वारा रेत खनन विभिन्न वैधानिक अनुमतियों के अधीन होगा। यानी कि ये जो प्रतिबंध थे अब यहां पर लागू नहीं हो रहे हैं। उसके बाद समस्त लागू नियमों, समय समय पर जारी दिशा निर्देशों, उत्खनन पट्टा आवंटन तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तों के पालन का पूर्ण उत्तरदायित्व उपनियम 4 के अंतर्गत नियुक्त एमडीओ का होगा। खदान संचालन में नियमों, दिशा निर्देशों, शर्तों के उल्लंघन हेतु एमडीओ पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा शासन निगम एवं कलेक्टर पूर्ण रूप से विमुक्त होंगे। उनको इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है कि यदि किसी रेत खदान में कोई अनियमितता पाई जाती है, संचालन में कोई लापरवाही होती है, तो उसका उत्तरदायित्व मात्र और मात्र ठेकेदार उर्फ एमडीओ का होगा। तो आपने देखा कि पॉलिसी को किस तरह से साल दर साल कमजोर किया जाता रहा गया है। उसमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं जोड़ा गया कि रेत का अवैध उत्खनन करने वाले लोगों में कानून के प्रति दहशत पैदा हो या कानून का पालन करवाने वाले लोगों के खिलाफ अगर वो कोई अनैतिक कदम उठाते हैं तो रेत माफिया पर कोई कड़ी कार्रवाई की जाए। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता विधानसभा और संसद के लिए अपने जनप्रतिनिधि चुनती है और यही जनप्रतिनिधि आगे चलकर देश की आंतरिक व्यवस्था कैसी होगी, किस क्षेत्र में किस तरह की नीति काम करेगी, ये सब वही तय करते हैं। अब अगर खनिज नीति या रेत खनन नीति की बात करें तो इस नीति को कमजोर या मजबूत बनाने में भी उन्हीं लोगों का हाथ है। इतनी कमजोर पॉलिसी क्यों बनाई गई है? इन कमजोर नीतियों के चलते किस किस को फायदा हो रहा है? इन कमजोर नीतियों के चलते ही रेत माफियाओं का भी हौसला बढ़ रहा है और हमारे घरों के वो बच्चे जो सालों साल मेहनत करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालकर पटवारी, तहसीलदार, खनिज अधिकारी, राजस्व अधिकारी जैसी पोस्ट में पहुंचकर काम कर रहे होते हैं, जब उनका सामना रेत माफिया से होता है तो इन्हीं कमजोर नीतियों के चलते रेत माफिया उन पर हावी हो जाता है, जिनका खामियाजा हमारे ही घरों के बच्चे अपनी जान गंवाकर। हमारे जनप्रतिनिधि चाहें तो नर्मदा का सीना चीर कर निकाली जाने वाली काली रेत पर अभी के अभी रोक लगा सकते हैं, रेत माफिया पर लगाम भी लगा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सवाल आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने क्षेत्र के विधायक को तो भेज ही सकते हैं आप। सोशल मीडिया पर इस वीडियो की लिंक के साथ अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को भी टैग कर सकते हैं और जब आप ऐसा करें तो हैशटैग सेव नर्मदा फ्रॉम रेत माफिया, हैशटैग सेव नेचुरल रिसोर्सेस, हैशटैग वी वॉन्ट स्ट्रॉन्ग माइनिंग पॉलिसी लिखना ना भूलें। जाते जाते आपको एक बोनस जानकारी दे देता हूं कि एक अनुमान के मुताबिक सन 2060 तक पूरी दुनिया में इस संसाधन यानी रेत की मांग वर्तमान के मुकाबले 45% और अधिक बढ़ जाएगी। तब क्या होगा? क्यों हम ऐसे उपायों को बढ़ावा नहीं देते जहां रेत के स्थान पर कुछ अन्य विकल्पों से किसी निर्माण को उससे भी ज्यादा मजबूती से खड़ा किया जा सके? प्राथमिक मीडिया के लिए मैं चक्रेश।